नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग देख रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और व्याख्या के विशेष सत्र को। दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया है कि यह 1 साल तक, यानी आप इससे जुड़ेंगे तो ये साल भर तक कोर्स आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप जहाँ से मन करे इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें कोई शुरुआत, कोई बीच नहीं है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। दूसरी बात कि आप इसके माध्यम से चाहें तो पूरे सिलेबस को भी रिवाइज कर सकते हैं। यानी हिंदी साहित्य का जो पूरा सिलेबस है, हम लोग इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक दो विनती है आपसे। पहली विनती ये कि आप 4 कॉपी बना लीजिए और एक 5वीं, यानी कुल 5 कॉपी बनाइए। 4 कॉपी अलग अलग, भाषा खंड से एक अलग, साहित्य इतिहास खंड से एक अलग कॉपी, कविता खंड या काव्य खंड से एक अलग, और इसी प्रकार गद्य खंड से एक अलग, व्याख्या के लिए एक अलग कॉपी बनाइए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिल्कुल 24 जनवरी से अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और उसमें 2 प्रश्न आपको दिया गया था। नियमानुसार हमेशा आपको 2 ही प्रश्न दिए जाएंगे, याद रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो पहली शुरुआत थी हिंदी साहित्य के इस आंसर राइटिंग सत्र में, टेस्ट सीरीज सत्र में, वो प्रश्न थे, एक तो हिंदी का ऐतिहासिक विकास, हिंदी भाषा का कैसा विकास, ऐतिहासिक विकास, और दूसरा प्रश्न था भाषा और बोली का अंतर। दोस्तों, कई लोगों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी बहुत से लोगों का उत्तर आना बाकी है, मैं प्रतीक्षा में हूँ, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने वाकई बहुत अच्छा लिखा है, मन गदगद हो गया। कोई संदीप जी हैं, उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतर लिखा है। ऐसे ही आप में से कोई नीतू सिन्हा हैं, उनका जो पहला प्रश्न है वाकई काबिले तारीफ है। कई ऐसे नाम हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें करते क्या हैं। ये एक आपकी समझ है, या ऐसा कहें कि आपकी मेहनत भी इसमें छिपी है, और अगर कहीं कुछ कमी है तो हम लोग इसके माध्यम से दूर करेंगे। जिन लोगों ने हिंदी की बिल्कुल नई शुरुआत की है वो भी इसका लाभ लें, क्योंकि इससे पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास, हम जरा यहीं से शुरू करें। ये जो भाषा का ऐतिहासिक विकास है, इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे लिखें। इतिहास मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ का ऐतिहासिक विकास पढ़ते हैं तो आप कालक्रम का विकास पढ़ते हैं। भाई, इतिहास का अर्थ ही होता है कि 3 कालखंडों में बांट करके समाज का अध्ययन किया जाना। तो आप पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इतिहास में यही 3 कालखंड पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि भाषा का ऐतिहासिक विकास भी इसी प्रकार कालक्रमिक है कि हिंदी भाषा का आदिकालीन या आरंभिक विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का मध्यकालीन विकास कैसे हुआ, और हिंदी भाषा का आधुनिक विकास कैसे हुआ। जाहिर सी बात है कि इन बातों को समझने के लिए आपको तह तक जाने की आवश्यकता है।
जब आप किसी का आदिकालीन या आरंभिक विकास देखते हैं तो आदिकालीन या आरंभिक विकास को दर्शाने के लिए बिल्कुल उस भाषा की शुरुआत या उसकी जड़ तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, कई डायलॉग हैं, जब आप उत्तर लिखिए तो आलोचकों के उनके वक्तव्य को, उनके स्टेटमेंट को आपको लिखना ही पड़ेगा। भाई, भाषा विज्ञान का प्रश्न है तो भाषाविदों, भाषा वैज्ञानिकों के मतों की चर्चा भी जरूरी है। नाम अगर नहीं याद है चलेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भोलानाथ तिवारी ने लिखा, कि गोपाल राय ने लिखा, कि हरदेव बाहरी ने लिखा, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या पंडित राहुल सांकृत्यान। ये सब नाम आप भूल सकते हैं, नामवर सिंह जी ने लिखा, किसने लिखा, लेकिन वो स्टेटमेंट अगर याद है तो आपका उत्तर बहुत ही संतुलित होगा। दोस्तों, जैसा कि कहा कि किसी भी भाषा के जड़ में आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब यदि देखा जाए तो हिंदी का जुड़ाव, भाषा के रूप में हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदी का जुड़ाव आर्य भाषा से रहा है। किससे रहा है? आर्य भाषा से। और आर्य भाषा भी 3 चरणों में विकसित हुई। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। दोस्तों, प्राचीन आर्य भाषा में आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात की गई, यानी एक वैदिक है तो एक लौकिक संस्कृत है। मध्यकालीन आर्य भाषा में जैसा कि हम जानते हैं कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट की चर्चा की जाती है। और आधुनिक आर्य भाषा में दोस्तों हिंदी की बोलियां हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं बिहारी हिंदी की बोलियों के रूप में मगही, मैथिली, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी की बोलियों के रूप में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों के रूप में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी, खड़ी बोली। ऐसे ही राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, ढूंढानी है। और इसी प्रकार पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, नेपाली है, गोरखाली है। ये तो फैक्ट है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? कोई भी भाषा कहीं तो शुरू हुई होगी। तो हिंदी का, यानी भाषा, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास, हिंदी का जुड़ाव यदि आर्य भाषा से है तो इस आर्य भाषा का भी तो विकास हुआ होगा। दोस्तों, भाषाविदों ने माना कि सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार का जन्म हुआ, यानी हिंदी का जो जुड़ाव है उसमें सबसे पहली कड़ी भारोपीय भाषा परिवार है। उसके पश्चात भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ, और भारत ईरानी भाषा परिवार से ही आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। और आर्य भाषा परिवार में ही सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी की बोलियां। और दोस्तों, हिंदी को भी दर्शाने के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछा है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास, इसीलिए आपको दिखाना होगा कि सबसे पहले आदिकालीन या आरंभिक हिंदी का विकास, आदिकालीन
या आरंभिक हिंदी, जो अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलती है, रासो कवियों में देखने को मिलती है, सिद्धोनाथों, यानी जिस हिंदी का प्रयोग आदिकाल के रचनाकारों ने किया। उसके पश्चात मध्यकालीन हिंदी का विकास। आप जानते हैं कि मध्यकाल को भक्ति काल और रीति काल में बांटा गया। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल। यानी मध्यकाल में भक्ति काल के रचनाकारों ने, कबीर ने, तुलसी ने, सूरदास ने, रहीम ने, मीराबाई ने किस प्रकार हिंदी के विकास में भूमिका निभाई। जाहिर सी बात है, ये सभी बोलियों के रचनाकार थे। कबीर पंचमेल खिचड़ी या भोजपुरी, तुलसी अवधी, सूरदास ब्रज, मीरा ब्रज और मारवाड़ी। किंतु जो हिंदी भाषा है वो बोलियों का ही तो समुदाय है। तो मध्यकालीन के बाद फिर आप आधुनिक विकास को दर्शाते हैं और उस आधुनिक विकास में दर्शाते हैं कि किस प्रकार हिंदी आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में स्वाधीनता आंदोलन और भारतेंदु जैसे साहित्यकारों के रूप में विकसित हुई। फिर उसका अगला पड़ाव हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में द्विवेदी युग वगैरह में, और उससे भी आगे चल कर के राजभाषा के रूप में हिंदी विकसित हुई। और अब उसकी जो अद्यतन स्थिति है किस प्रकार की है, क्या मानक बन पाई या नहीं बन पाई। दोस्तों, इतनी बातों को जब आप डालेंगे तो जरा देखिए, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, चाहे आप आईएएस दे रहे हों, जाहिर सी बात है बीपीएससी का प्रश्न 50 नंबर का है। आईएएस का जो प्रश्न है या तो 15 नंबर का है या वो 10 नंबर का है। यूपी पीसीएस में भी आप देखें कभी 40 नंबर, कभी तोड़ के 20 नंबर। दोस्तों, एक बात समझने लायक है, जब हम किसी चीज़ को बड़े रूप में समझेंगे, जानेंगे, तो उसे छोटा कर सकते हैं। अरे भाई, 6 फीट के आदमी को बीच से काट दें तो 3 फीट का हो सकता है, लेकिन 3 फीट के आदमी को कितना खींचिएगा कि 6 फीट का हो। मतलब हालांकि याद रखिए, 6 फीट के आदमी को भी 3 फीट का नहीं किया जा सकता, बीच से काटना पड़ेगा, उसमें आदमी मर जाएगा। यानी बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है जब भी किसी प्रश्न को छोटे रूप में लिखना हो। खास करके ये सलाह जो आईएएस दे रहे हैं मेरे उन दोस्तों के लिए है कि भाई, छोटा करने के चक्कर में पता चला कि आदमी की टांग ना काट दें, उसके कान ना काट दें। यानी प्रश्न के छोटे रूप में भी सारी बातें आनी चाहिए, तब जाके उत्तर बनेगा। अब दोस्तों, क्या लिखें, भूमिका में क्या डालें, मुख्य भाग में क्या डालें, ये एक समस्या है। दोस्तों, कुछ डायलॉग आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या क्या डायलॉग है, लिखते जाइए कॉपी उठा के। भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित होती है। भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित होती है। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी। भारोपीय भाषा परिवार, इसकी भी 2 शाखाएं बंटी, केंतुम और शतम। उनमें से किसी से भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ। भारत ईरानी भाषा परिवार भी 3 शाखाओं में बंटी। एक शाखा ईरान गई, एक शाखा कश्मीर क्षेत्र में, एक भारत के मध्य क्षेत्र में आई। उसी से आर्य भाषा का जन्म हुआ। यानी भारोपीय भाषा, उससे भारत ईरानी भाषा परिवार, उससे आर्य भाषा। आर्य भाषा भी 3 चरणों में बंटी। वही यानी प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, देखिए, और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के रूप में। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट के रूप में। और आधुनिक आर्य भाषा हिंदी की बोलियों के रूप में। तो आर्य भाषा से सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उससे लौकिक संस्कृत, उससे पाली, पाली से प्राकृत,
प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की बोलियाँ यानी हिंदी का विकास भी 3 चरणों में, आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक काल की हिंदी। तो भाषा लिखिए एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित होती है। दूसरी बात कि भाषा न तो अचानक जन्म लेती है न अचानक मरती है। जरा समझिए, संस्कृत मर गई क्या? आज भी जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र संस्कृत के ही बोलते हैं, और हमारे लोक बोलचाल में, आम बोलचाल में भी संस्कृत के शब्द इतने शामिल किए गए हैं कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कहते हैं विद्या, जैसे हम लोग कहते हैं बुद्धि विवेक, जैसे हम लोग पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं, सुमन कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हस्तरेखा, जैसे हम लोग कहते हैं यात्रा। तो संस्कृत आज भी नहीं मरी। तो दूसरी बात, भाषा अचानक ना तो जन्म लेती है ना अचानक मरती है। भाषा के जन्म की भी एक लंबी प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे ही कोई भाषा मरती है। हिंदी भाषा के जन्म की प्रक्रिया भी ऐतिहासिक रही है। देखिए, भूमिका बन गई। हिंदी भाषा के जन्म की प्रक्रिया भी ऐतिहासिक रही है। भारोपीय भाषा परिवार से भारत ईरानी भाषा परिवार, उससे आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा 3 चरणों में विकसित हुई। प्राचीन आर्य भाषा, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इस प्राचीन आर्य भाषा से मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और मध्यकालीन आर्य भाषा से आधुनिक आर्य भाषा, यानी अवहट से ही जो देसी भाषाएं या लोक बोलियां विकसित हुईं, उन्हें ही हिंदी की बोलियां कहते हैं। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। अब एक दूसरा प्रश्न तैयार हो गया कि हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी की यही बोलियां आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। आधुनिक आर्य भाषा अर्थात हिंदी भी 3 चरणों में विकसित हुई। आदिकालीन हिंदी या आरंभिक हिंदी, जो रासो कवियों में, अमीर खुसरो में, सिद्धनाथ रचनाओं में देखने को मिलती है। मध्यकालीन हिंदी कबीर आदि संतों में, दक्षिणी हिंदी के रूप में तुलसी आदि की रचनाओं में देखने को मिलती है, रहीम वगैरह में। और आधुनिक हिंदी भारतेंदु युग 19वीं शताब्दी, उससे भी पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशियों के द्वारा, फिर 20वीं शताब्दी में द्विवेदी युग। फिर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी राजभाषा के रूप में विकसित होती है, और आज हिंदी के मानकीकरण का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, यानी क्या अद्यतन हिंदी मानक है या नहीं है। तो 2 बातें। पहली बात कि हिंदी एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित हुई। दूसरी बात, इसके जन्म का एक ऐतिहासिक प्रोसेस रहा है, या हिंदी भाषा एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया से विकसित हुई, कई चरणों के रूप में विकसित हुई। दोस्तों, भूमिका में ही तीसरी बात कि भाषा में पूर्वापर का संबंध होता है। कोई भी भाषा अपने पूर्व की भाषा के तत्वों को लेकर विकसित होती है और अपने बाद की भाषा को अपने तत्वों से समृद्ध करती है। लिख लीजिए, भाषा में पूर्वापर संबंध होता है। कोई भी भाषा अपनी पिछली भाषा या पूर्व की भाषा के तत्वों को लेकर विकसित होती है और अपने तत्वों के द्वारा बाद की भाषा को विकसित करती है। कैसे? भाई, हिंदी यदि हम देखें तो वैदिक संस्कृत, इसके ठीक बाद लौकिक संस्कृत, संस्कृत से पाली, यानी पाली संस्कृत से विकसित हुई और पाली के तत्वों से प्राकृत बना। कैसे? देखिए, यह है संस्कृत, संस्कृत के आगे पाली प्राकृत, और फिर अपभ्रंश अवहट हिंदी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संस्कृत का कर्म, संस्कृत का धर्म
पाली प्राकृत में सहज होकर या बिगड़ कर कम्म में बन गया, धर्म का धम्म में। पढ़े होंगे पाली प्राकृत, कम्मणा भवति ब्राह्मण या धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म रक्षति। तो संस्कृत से पाली प्राकृत का जन्म हुआ और यही पाली प्राकृत का कम्म अपभ्रंश और हिंदी में काम और धम्म से धाम, यानी भाषा दिनों दिन सहज होती जाती है। भाषा पर्वतीय क्रम में चढ़ती नहीं है बल्कि उतरती है। भाषा का क्रम पर्वतीय ढलान की तरह होता है भाषा का विकास। संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। आम जनमानस जब इसका ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर पाया, आम बोलचाल में इसका विकृत उच्चारण हुआ, तो संस्कृत के विकृत उच्चारण से पाली प्राकृत का जन्म। प्राकृत यानी स्वाभाविक, पाली यानी जो स्वभाव या उपदेश की बोली हो, जनमानस की बोली हो। तो कर्म से कम, धर्म से धम। ऐसे ही कम और सहज हुआ काम। छोटे बच्चे को कहिए बोलो कर्म तो कहेगा कम, फिर कहिए बोलो कम तो कहेगा काम, फिर छोटे बच्चे को कहिए बोलो धर्म तो बोलेगा धम्म, फिर कहिए बोलो धम्म तो बोलेगा धाम। यानी भाषा सहज होती जाती है। पर्वतीय ढलान के रूप में उसका जो विकास होता है, इसी क्रम में दिनों दिन भाषा सहज होती है। आप देखिएगा कि चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, हम सहजता की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई नहीं कहता कि हस्त प्रक्षालन के लिए कहाँ जाएं, हम लोग कहते हैं हाथ धोने कहाँ जाएं। और यही वजह है कि जब हमारे तत्सम शब्द कठिन हुए तो हमने तद्भव बना लिया, बिगड़ा शब्द। इसलिए हस्त से हाथ, समझिए, मस्तक से माथा, पुत्र से पूत या स्वरागम से पुत्र। इसलिए पंजाबी लोग पुत्र बोलते हैं, पुत्र से ही बना है वह पुत्र। मित्र से मीत या मित्र। देखिए पंजाबी लोग बोलते ओ मित्रा, ये क्या है? पंजाबी क्या अलग भाषा है? अरे हिंदी की ही बोली है। तो भाषा पर्वतीय ढलान में विकसित होती है, दिनों दिन सहज होती है। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास भी इसी पूर्वापर संबंध से जुड़ा हुआ है। पहले वैदिक संस्कृत जो वेदों की भाषा थी कठिन हुई तो आम जनमानस ने उसका विकृत उच्चारण किया, इससे लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। दोस्तों, अगर आपने भूमिका को ढंग से तैयार कर लिया तो एग्जामिनर सारा जो ध्यान है या अपनी पूरी कृपा वहीं बरसा देगा। बीच में आप थोड़े लड़खड़ाए भी हों तो आपकी गलती क्षम्य है। हालांकि मत लड़खड़ाइएगा, कृपा करके। क्यों लड़खड़ाएंगे? अब हम लोग खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ऐसे ही खड़ा नजर आऊँगा। दोस्तों, एक दूसरा प्रश्न है, आप इसी प्रश्न से उसको जोड़ सकते हैं, भाषा और बोली का अंतर। अभी हमने देखा कि भाई वैदिक संस्कृत बिगड़ी तो लौकिक संस्कृत। बोलिए मेरे साथ, कोई भी भाषा बिगड़ करके बोली बनती है और कोई भी बोली विकसित होकर के भाषा बनती है। भाषा कब बिगड़ेगी? जब जन सामान्य के द्वारा उसका ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में विकृत उच्चारण से भाषा बिगड़ करके बोली बनेगी। और बोली भाषा कब बनेगी? 4 कारणों से। यदि बोली का साहित्यिक प्रसार हो, यदि बोली का धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार हो, यदि बोली का व्याकरणगत प्रसार हो, और यदि बोली राजकाज से या उसका प्रशासनिक प्रसार हो। बोली यदि राजकाज से जुड़ जाए, राजकीय संरक्षण से जुड़ जाए, तो बोली बोली न रहकर भाषा बन जाती है। इत्मीनान से सुनिएगा ये प्रश्न कैसे लिखना है, दोनों प्रश्न इसीलिए एक साथ दिया कि आप कुछ समझ सकें। दोस्तों ध्यान से यहाँ देखिए, वैदिक संस्कृत
वेदों की भाषा थी, छंदमयी होने के कारण उसे छांदस कहा गया। जाहिर सी बात है कि मुट्ठी भर लोगों की भाषा थी, पंडित वर्ग और राजन्य वर्ग की भाषा थी, अभिजात्य वर्ग की भाषा थी। ऐसे में आम जनमानस, जन सामान्य इस वैदिक संस्कृत का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर पाया। आम जनमानस के द्वारा जब वैदिक संस्कृत जटिल लगने लगी तो ऐसे में इसके बिगड़े उच्चारण से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई। पाणिनि, पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि ये सब लौकिक संस्कृत में रचते थे। महर्षि वाल्मीकि पहले एक भाई डाकू थे, ऐसा हमने सुना है, मेरा कोई दावा नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। रत्नाकर नाम के डाकू थे, दस्यु थे, और मारा मारा करते करते रामा रामा करना शुरू किया और इतनी बड़ी रचना, भारत की कहें कि महाकाव्यात्मक धारा की शुरुआत करुणा से होती है और उस रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। वो जो संस्कृत थी लौकिक संस्कृत है, वेदों की संस्कृत नहीं है, यानी आम जन सामान्य की वो संस्कृत है। फिर आप कहेंगे कि वैदिक संस्कृत से बिगड़ कर लौकिक संस्कृत बनी, तो लौकिक संस्कृत से पाली के विकसित होने के क्या कारण थे? दोस्तों, लौकिक संस्कृत बोली बन कर के तो आई, किंतु 4 प्रयोजनों से फिर जुड़ गई। कैसे? लौकिक संस्कृत धार्मिक प्रयोजन से जुड़ी, भाई हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की भाषा हो गई। लौकिक संस्कृत में साहित्य लिखा गया, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पतंजलि की रचना महाभाष्य, वाल्मीकि की रचना रामायण, तो इसका साहित्यिक प्रसार भी हुआ। लौकिक संस्कृत का व्याकरण भी लिखा गया, व्याकरण से कोई भी बोली एक विकसित और स्थिर भाषा बनती है। पाणिनि ने इसमें अष्टाध्यायी की रचना की। और कोई भी भाषा तभी भाषा बनती है जब उसे प्रशासनिक प्रयोजन से जोड़ा जाए, उसका राजकीय संरक्षण उसे मिले। लौकिक संस्कृत भी राजाओं से, शासकों से जुड़ी, इसे संरक्षण प्राप्त हुआ, इसमें साहित्य का प्रसार हुआ, यह धार्मिक सांस्कृतिक प्रयोजन की भाषा बनी, इसे व्याकरण से जोड़ा गया, इसे राजकीय संरक्षण मिला। ऐसे में लौकिक संस्कृत एक विकसित और स्थिर भाषा बन गई। जब यह विकसित भाषा बनी तो जन सामान्य के लिए फिर से कठिन हुई। ऐसे में इसके बिगड़े उच्चारण से पाली का जन्म हुआ। देखिए, संस्कृत बिगड़ी पाली कर्म से कम। फिर वही कहानी कि पाली से प्राकृत क्यों जन्मी? तो पाली भी संस्कृत से बिगड़ कर बोली तो बनी थी, किंतु आगे चलकर इसका भाषा के रूप में प्रसार हुआ। कैसे? कोई भी बोली 4 कारणों से भाषा बनती है। बोलिए, साहित्यिक प्रसार से जुड़ जाए तो, धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार से जुड़ जाए तो, कोई भी बोली व्याकरण से जुड़ जाए तो, और कोई भी बोली प्रशासनिक प्रयोजन या राजकाज से जुड़ जाए तो। पाली के साथ भी हुआ। क्या बौद्ध धर्म से जुड़ गई? क्या पाली का साहित्य लिखा गया? त्रिपिटक सुना होगा आपने, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। क्या वाकई पाली के साथ ऐसा हुआ कि पाली का व्याकरण भी लिखा गया? हेमचंद्र ने तो प्राकृत अपभ्रंश का लिखा। पाली में भी देखा जाए तो दीपवंश, महावंश, कथावत्थु, महावत्थु न केवल ये साहित्यिक रचनाएं थी, बल्कि इसमें व्याकरण के भी अंश मिलने लगे थे। और दोस्तों, पाली को कई शासकों ने, चाहे वो मौर्य काल से जुड़े शासक रहे हों तो, अजातशत्रु वगैरह को देखें तो, इस पाली को राजकीय संरक्षण भी मिला, न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक प्रसारित हुई। तो बिगड़ करके बनी पाली संस्कृत से, फिर भाषा बन गई। जैसे भाषा बनी, आम आदमी के लिए फिर कठिन हुई, क्योंकि भाषा के बनते ही आम आदमी अपने लिए एक अलग लिख बना लेता है। अरे हाँ या ना? अंग्रेजी में स्टेशन, हमारे यहाँ आम बोलचाल से जुड़े लोग, या यूँ कहें कि हम गांव गंवई के लोग कैसे बोलते हैं उसे? स्टेशन बोलते हैं क्या? टेशन बोलते हैं, टीशन बोलते हैं, सटेशन बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, लेकिन स्टेशन नहीं बोलते।
तो किसी भी भाषा के साथ यही प्रक्रिया भाषा ऐतिहासिक विकास से ही जुड़ती है। हिंदी भाषा इसी प्रक्रिया से जुड़ी, उसका ऐतिहासिक विकास हुआ और इस क्रम में ही भाषा बोली का प्रसार हुआ। अब दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर को भी आप खूब बढ़िया से लिख सकते हैं। देखिए, आप रट रटा के लिखते हैं कि भाषा का साहित्य होता है, बोली का नहीं होता है। हालांकि बोलियों का भी साहित्य होता है, लेकिन चूंकि बोली साहित्य से ही जुड़कर भाषा बनती है। बोली का व्याकरण नहीं होता, भाषा का व्याकरण होता है। बोली प्रसारित होकर भाषा बनती है, इसलिए बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा बृहद क्षेत्र में बोली जाती है। तो जब इस प्रश्न को लिखें तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें कि भाषा और बोली भाषाई विकास के ही दो रूप हैं। कोई भी भाषा विकृत होकर बोली बनती है और बोली विकसित होकर के भाषा। भाषा बिगड़ी तो बोली, बोली विकसित हुई तो भाषा। देखिए, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो चूँकि सीरीज का पहला दिन है, इसीलिए मैं ऊपर ऊपर समझा करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब इसे कल से लिखाने की प्रक्रिया से जोड़ूंगा। 4 कॉपी बना के रखिए। जब तक 4 कॉपी नहीं बनाएंगे और एक 5वीं कॉपी व्याख्या के लिए, तब तक कृपा करके मेरी मेहनत को जाया मत कीजिए। देहाती आदमी हूँ, ढंग से मेहनत करता हूँ, कभी कभी क्रोध में गालियाँ भी बक लेता हूँ। उम्मीद करूँगा और शायद यही मेरी आशा रहेगी कि आप पर कभी मैं बरसूं नहीं। लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो याद रखिए, मैं आपको तुक्के मारने की कला सिखाने नहीं आया हूँ, आपको फरेब और 420 सिखाने नहीं आया हूँ। और याद रखिए, पूरे लॉकडाउन में मैं आपको हिंदी पढ़ाता रहा और किसी से 1 पैसा चार्ज नहीं किया और अभी भी पढ़ाता रहूँगा। लेकिन कुछ छोटी चीज़ें हैं भाई, दाल रोटी चलती रहेगी तो भीतर से प्रसन्नता रहेगी, तो मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। इसीलिए ऑफलाइन वगैरह में या ऑनलाइन के भी कुछ कोर्सेज में थोड़ा बहुत चार्ज, कहाँ 40-50 हज़ार आपसे मांगा जाता है। आप देखें तो मेरा फुल कोर्स भी बाकियों की अपेक्षा आधे दाम का है। और ऑनलाइन में ये आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वगैरह आप जाके पता करें तो जैसे अंधाधुंध मची हुई है। थोड़े से चार्ज में, वो इसलिए कि आप सीरियस बने रहें। गोबर मुफ्त में मिलता है तो उसकी पूछ नहीं होती है, पैर में भी लग जाए तो लोग धो लेते हैं, लेकिन जब गोबर भी बिकने लगता है तो उसकी कीमत समझ में आती है। और याद रखिए, दुर्लभता की ही मूल्य परखता होती है, और जहाँ मूल्य हम दे के आते हैं उसकी कीमत समझते हैं। सोना दुर्लभ है इसलिए कीमती है, और बालू रेत मिट्टी चारों तरफ बिखरी चीज़ें हैं इसीलिए हम लोग ठोकर मारते चलते हैं। यकीन मानिए, बहुत जल्दी मिट्टी भी दुर्लभ होने वाली चीज़ है, क्योंकि आप मिट्टी काट काट के फर्श बना रहे हैं। तो एक रूटीन से जुड़ना, इसके लिए अगर कोई आंशिक चार्ज है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इसे मेरी व्यावसायिकता मत समझिए, इसे मजबूरी समझिए कि यही एक व्यवसाय है जिसके माध्यम से हम जीते हैं। तुलसी मांगते नहीं तो जीते कैसे, मांगते नहीं तो रामचरितमानस लिखते कैसे। मुक्तिबोध लिखते हैं, मुझे भ्रम है कि प्रत्येक हृदय में आत्मा अधीरा है, मुझे भ्रम है कि प्रत्येक वाणी में एक महाकाव्य पीड़ा है। उस वाणी की महाकाव्यात्मक पीड़ा को समझने के लिए व्यक्ति को तो जिंदा रहना पड़ेगा। भाई ठीक है, कुछ चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, बड़े हो रहे हैं, उन बातों को समझिए, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत की हमेशा एक कीमत होती है। याद रखिए, अच्छी चीज़ों में मूल्य परखता होती है। जहाँ मूल्य परखता होगी वहीं सफलता होगी, क्योंकि मूल्य परखता को विशेष दर्जा प्राप्त है। आप इतनी मेहनत करके कलेक्टर बनते हैं, सरकार यदि आपको पैसे न दे तो क्या करेंगे? वेतन बंद कर दिया जाए, मेहनत करेंगे दिल्ली में?
ये जो इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं आपकी समाज सेवा के लिए आया था। जैसे पता चला कि जितने कलेक्टर लोग हैं सबका वेतन बंद कर दिया गया, एसडीएम साहब लोगों का वेतन बंद, बीडीओ साहब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा अब, तो सब बीपीएससी यूपी पीसीएस यूपीएससी ताक पे चला जाए, तैयारी बंद। इसलिए मूल्य परकता को समझिए दोस्तों, मेहनत को समझिए। ये तुक्का मारना, ये 420 करना, ये थूक पॉलिश करना, ये डंडे से घास काटना बंद कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं तैयार हूँ, आप भी कीजिए। और नहीं होता है तो तैयारी बंद कर देते हैं, बात ख़त्म। तो दोस्तों देखिए ये प्रोसेस है। अब इसको कैसे लिखिएगा, हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्रश्न को जब लिखें तो कम से कम उसके 4-5 भाग बनाएं। चाहे वो टिप्पणी का प्रश्न हो, चाहे वो बड़ा प्रश्न हो। तो इसकी कैसे हम शुरुआत करें, कैसे इसे हम लिखें, जरा आइए विचार करते हैं। ऐतिहासिक विकास की पूरी कहानी समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अगर आ गई तो कुछ बातें और देखिए। दोस्तों मान लीजिए जो ऐतिहासिक विकास है किसका, हिंदी भाषा का, इस उत्तर को लिख रहे हैं। तो जो उत्तर का भाग 1 है वह भूमिका के रूप में बना दें। कैसे बनाएं? भूमिका। और उसमें लिखिए कि भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया से विकसित होती है। भूमिका में इन बातों को डालें। भाषा सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया से विकसित होती है। भाषा एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौर से होकर गुजरती है। भाषा अचानक ना तो जन्म लेती है ना अचानक मरती है। हिंदी भाषा का विकास भी इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से हुआ। यह माना गया कि हिंदी भाषा का जुड़ाव, भूमिका में ही सारी बात, हिंदी भाषा आर्य भाषा से जुड़ी हुई है और यह आर्य भाषा भारोपीय भाषा परिवार से विकसित हुई। भारोपीय भाषा से भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ और उससे आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। आर्य भाषा परिवार 3 चरणों में विकसित हुआ: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। भूमिका अगर आपने ये लिख दिया तो फिर भाग 2 बनाइए, उत्तर का भाग 2। और तब यहाँ लिखिएगा आप कि भाषा विकृत होकर के बोली बनती है और बोली विकसित होकर के भाषा बनती है। देखिए आपका दूसरा प्रश्न इससे बहुत अलग थलग नहीं है। ये सिर्फ हम लोग फैक्चुअल पढ़ने के कारण या ऑप्शन बाजी करने के कारण, भाई 4 विकल्प, कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है तो कई बार हमारी ऐसी स्थिति होती है कि उससे कहते हैं 4 विकल्प दो। अरे प्रभु कृपा कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए। दोस्तों भाषा विकृत होकर बोली बनती है और बोली विकसित होकर भाषा बनती है। भाग 2 की शुरुआत आपने यहीं से की। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, पंडित वर्ग राजन्य वर्ग की भाषा थी, वेदों की भाषा थी।
यह वैदिक संस्कृत बिगड़ी तो लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत के बिगड़ने से पाली का जन्म, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही अवहट और अवहट से ही हिंदी की बोलियों का जन्म हुआ। अगर इतना लिख लिया तो अब एक दूसरी बात, इसको भाग 3 से आप जोड़ सकते हैं कि कोई भी बोली 4 कारणों से भाषा बनती है। कोई भी बोली 4 कारणों से भाषा बनती है। यदि उसका साहित्यिक प्रसार हो, यदि उस बोली का धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार हो, यदि उस बोली में व्याकरण की रचना की जाए और यदि वह बोली राजकीय संरक्षण से जुड़ जाए या उसे प्रशासनिक प्रयोजन से जोड़ दिया जाए तो बोली बोली न रहकर भाषा बन जाती है। और ऐसे में फिर वह भाषा जन सामान्य के लिए कठिन होती है, जटिल होती है और फिर उसका विकृत उच्चारण शुरू होता है, इससे बोली बनती है। दिखाइए, लौकिक संस्कृत भी जब इन 4 प्रसारों से जुड़ी तो जन सामान्य के लिए कठिन हो गई। ऐसे में फिर से बिगड़ करके लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म हुआ। पाली फिर साहित्य की भाषा बनी, इससे बिगड़ करके प्राकृत का जन्म हुआ। प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अवहट का, अवहट से हिंदी बोली। इसी भाग 3 में एक चीज़ दर्शाइए कि भाषाओं के जो नाम हैं वह उनकी प्रकृति को दर्शाते हैं। भाषाओं के जो नाम हैं वह उनकी प्रकृति को दर्शाते हैं। कैसे? संस्कृत संस्कारों की भाषा थी। संस्कार का अर्थ निर्माण, इसीलिए संस्कृत निर्माण की भाषा थी दोस्तों। संस्कृत यानी निर्माण। संस्कृत से जो पाली बनी, यह उपदेश या पर्याय या पर्याय या पंक्ति यानी आम लोगों को उनकी बोलचाल की बोली में जो उपदेश देने की कोशिश की गई उसकी बोली। पाली से प्राकृत, प्राकृत प्रकृति से बना है जिसका अर्थ नेचर, स्वभाव यानी स्वाभाविक बोली। प्राकृत से अपभ्रंश, समझते रहिए, बोर्ड पर देखिए लिख रहा हूँ, नीचे आपको दिख नहीं रहा है बोर्ड इसीलिए ऊपर लिख रहा हूँ। अपभ्रंश का अर्थ अप और भ्रंश, भ्रंश यानी टूटी फूटी बिगड़ी, अप यानी बुरी तरह। किसी शब्द में अप लगा दीजिए, इसका अर्थ बुरा। जैसे मान बिगड़ जाए तो अपमान, यश खराब हो जाए तो अपयश। तो प्राकृत भी बिगड़ी तो अपभ्रंश। चूंकि संस्कृत एक बार बिगड़ी तो पाली, दूसरी बार बिगड़ी तो प्राकृत, तीसरी बार बिगड़ी तो अपभ्रंश। इसीलिए अपभ्रंश को अपभ्रंश नाम दिया गया। भाषाओं का जो नाम है उनकी प्रकृति को दर्शाता है। संस्कृत निर्माण, संस्कार का अर्थ क्या होता है? निर्माण। अरे भाई, हमारा अन्नप्राशन होता है यानी हमारा निर्माण होता है, हमें खाने की शिक्षा दी जाती है, हमारा विद्यारंभ, हम इंसान बनते हैं। चूड़ाकर्म, मुंडन, छेदन, समझिए, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि। यदि विवाह संस्कार नहीं होता तो समाज में अराजकता फैल जाती। जो आज आप देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता, उसे लेकर के पूरा समाज ही जीता। पता नहीं किसकी बीवी किसकी कहलाती, या कहलाती भी कि नहीं कहलाती। दोस्तों, तो ये सभी चीज़ निर्माण से जुड़े हैं, इसलिए संस्कार का अर्थ ही होता है निर्माण। संस्कृत संस्कार की भाषा है, निर्माण यानी जिसमें व्याकरण का निर्माण हुआ, जिसमें सभ्यता संस्कृति का निर्माण हुआ। इसीलिए जब आप कहते हैं पुनर्संस्कारित कर देना, आषाढ़ का एक दिन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा एक शब्द है कि तुम चाहो तो तुम्हारे घर का परिसंस्कार कर दिया जाए, चारों ओर से फिर से निर्माण। कहती है प्रियंगू मंजरी, किसको? मल्लिका को। तो संस्कार से संस्कृत, इसका अर्थ निर्माण। पाली
आम बोलचाल या उपदेश की, प्राकृत, स्वाभाविक, अपभ्रंश, बुरी तरह बिगड़ी। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि पाली पहली बार बिगड़ी इसीलिए स्वाभाविक पहली बार हुई, प्रथम प्राकृत, प्राकृत दूसरी बार आई, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश तीसरी बार आई, तृतीय प्राकृत। जब इतना लिखा दोस्तों तो इसी भाग 3 में एक बात और जोड़िए कि अपभ्रंश के बिगड़े रूपों से ही, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, अपभ्रंश जब बिगड़ी तो इसके विकृत रूपों से ही अवहट का जन्म हुआ, और अवहट कुछ और नहीं हिंदी की बोलियों के जन्म को दर्शाने वाली भाषा है। लिखिएगा, चूंकि अवहट अपभ्रंश के अलग अलग बिगड़े रूपों का नाम है, यानी अपभ्रंश के बिगड़े समूहों का नाम अवहट है, यानी अपभ्रंश जहाँ जहाँ बिगड़ी वहाँ वहाँ देसी भाषाएं या लोक बोलियाँ जन्मी, इसलिए विद्यापति अवहट को देसिल बैना कहते हैं। देसिल बैना सब जन मीठा, और इसी से हिंदी की बोलियाँ जन्मी। जिस प्रकार अवहट अपभ्रंश के रूपों का समूह है, बिगड़े रूपों का, उसी प्रकार हिंदी बोलियों का समूह है। हिंदी की ये बोलियां ही आधुनिक आर्य भाषाएं, जैसे बिहारी हिंदी की बोलियां, पूर्वी हिंदी की बोलियां, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इतना लिखने के बाद उत्तर का जो भाग 4 होगा वो बनाइएगा कि हिंदी भाषा भी 3 चरणों में विकसित हुई। आदिकाल की हिंदी, आदिकालीन हिंदी में दिखाइएगा कि रासो कवियों के माध्यम से, अमीर खुसरो आदि के पदों के माध्यम से, और फिर दिखाइएगा सिद्धनाथ कवियों के माध्यम से। फिर दिखाइएगा हिंदी मध्यकालीन चरण में किस प्रकार भक्ति काल से जुड़ी, कबीर आदि के पदों से जुड़ी दक्षिणी हिंदी, और तब अंतिम खंड भाग 4 में दिखाइएगा कि आज की जो हिंदी है या आधुनिक हिंदी वो 19वीं शताब्दी भारतेंदु युग, 20वीं शताब्दी द्विवेदी युग, 19वीं 20वीं शताब्दी में देखा जाए तो स्वाधीनता आंदोलन के दौर में विकसित हुई, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से। उससे पहले यदि देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशियों, फिर हिंदी राजभाषा से, और उसकी अद्यतन स्थिति मानकता। अब दोस्तों एक भाग 5 बनाइएगा। उस भाग 5 में लिखिएगा, हिंदी इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से होकर के तो विकसित हुई, किंतु आज भी यह विवादित है, क्योंकि हम एक तरफ इसकी मानकता की बात करते हैं। मानकता का अर्थ होता है एक रूपता, सर्वमान्यता, किंतु हिंदी भाषा मानक नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें एक रूपता है ना सर्वमान्यता है, इसमें विविधता है, इसमें अनेक रूपता है। फिर से सुनिए, हिंदी इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से विकसित तो हुई, लेकिन ना तो इसमें एक रूपता है ना सर्वमान्यता है। क्यों? क्योंकि हिंदी विविध बोलियों का समूह है। इन विविध बोलियों में विविधताएं हैं, शब्द विविध मूलक हैं, शब्दों में अनेक रूपता है। कोई तत्सम का हस्त कहता है तो कोई तद्भव का हाथ कहता है, कोई तत्सम से मस्तक कहता है, कोई तद्भव से माथा, तो कोई विदेशज भी बोलता है क्या, सिर, हेड, कोई विकृत रूप कपार भी बोलता है, कोई महमंड भी, कोई मूड़ी भी, कोई मुंड भी, है ना। देशज शब्द भी अलग अलग हैं। कैसे? कोई लौकी कहता है, कोई घिया कहता है, समझिए, कोई घाम कहता है, कोई रौदा कहता है, कोई तावड़ा कहता है, कोई धूप कहता है। अर्थात हिंदी भाषा कई बोलियों का समूह है। इसी वजह से ध्वनियों के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर, उच्चारण के स्तर पर विविधताओं का शिकार है, इसीलिए अब तक मानक नहीं हो पाई है। प्रश्न 1 लिखा आपने, लेकिन कितने प्रश्नों का ओर छोड़ दे दिया। देखिए इसमें कितने प्रश्न हैं। भाषा बोली का अंतर, किसी भी बोली से भाषा के विकास की प्रक्रिया, हिंदी भाषा का चरणगत विकास,
मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास, प्राचीन आर्य भाषा से मध्यकालीन आर्य भाषा। हिंदी भाषा कोई एक भाषा नहीं बल्कि बोलियों का समूह है। फिर बताया आपने कि हिंदी विकसित होकर भी ऐतिहासिक प्रक्रिया से जुड़कर भी मानक नहीं हो पाई। हिंदी की अद्यतन स्थिति राजभाषा से बेशक जुड़ी है, किंतु यह मानक नहीं हो पाई है क्योंकि इसमें विविधता है, अनेक रूपता है। अब आप इसे 50 नंबर के लिए लिखें, पूरी बात लिख दें। आईएएस देने वाले हमारे दोस्त इन सिर्फ बातों की चर्चा कर दें, आपको ज़रूरत नहीं इनको विस्तार देने की, लेकिन अगर पूरी बातें आ जाएंगी, भूमिका को ढंग से लिखने के बाद भाग 2 में आप किस प्रकार विकृत होकर भाषा बोली बनती है और बोली विकसित होकर के भाषा बनती है, फिर ये क्रम दर्शा दें। भाग 3 में जब चर्चा करें तो दिखाएं कि कैसे कोई बोली विकसित होती है 4 कारणों से, फिर 2 लाइन लिख दें कि किस प्रकार लौकिक संस्कृत भी विकसित होकर भाषा बनी, उससे पाली, पाली भी जब भाषा बनी तो उससे विकृत होकर प्राकृत, फिर प्राकृत भी धर्म से जुड़कर साहित्य से भाषा, 2 लाइन। और फिर भाग 4 में दर्शाएं कि हिंदी भी 3 चरणों में विकसित हुई। और अंत में भाग 5 कि बेशक ये ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरी है भाषा, इसमें कई उपलब्धियां भी रही हैं। और एक और उपलब्धि की बात कर रहे हैं, मानक हिंदी, किंतु हिंदी मानक नहीं है, इसमें विविधताएं हैं, इसमें अनेक रूपताएं। कर ले जाएंगे? खूब प्यार से 2 बार सुनिए, बीच बीच में लिखाता रहा हूँ, कलम लेके लिखिए। और अभी अगले मुद्दे पर तो हम लोग पूरे लिखेंगे एक एक बात। दोस्तों, ये 24 जनवरी 21 के 2 प्रश्न थे। अब 26 जनवरी एक एक दिन बीच करके पूरा देश गणतंत्र होगा, हम भी गणराज्यीय व्यवस्था में जिएंगे। गण हैं, इसीलिए हमें प्रमुख को भी चुनने का अधिकार है और स्वयं प्रमुख बनने का अधिकार है। तो 26 जनवरी को भी आप लिखिए, ठीक है। सुबह हम अपने सेनानियों को याद करेंगे, राष्ट्र के नीति निदेशक तत्वों को, इसके मानवीय तत्वों को याद करेंगे, बहुत सी चीज़ें हमारे विरासत में उनको याद करते हुए, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए भी पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि पढ़ लिख करके आप अपने घर की सेवा कर सकें, समाज की सेवा। बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लीजिए, समाज राष्ट्र की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी। दोस्तों, तो 2 प्रश्न 26 जनवरी के लिए कृपा करके लिख लीजिए। मैंने कहा था कि एक दिन भाषा से दूंगा, तो एक दिन कविता खंड से, एक दिन साहित्य इतिहास से, तो एक दिन गद्य खंड से। तो कविता खंड से कृपा करके लिखें। पहला प्रश्न, कबीर की दार्शनिक चेतना। कबीर की दार्शनिक चेतना, बिना इसके कभी परीक्षा नहीं होती। बिना कबीर के आप आईएएस दें, पीसीएस दें, दे ही नहीं सकते। और दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न क्या होगा 26 जनवरी के लिए, आप शाम तक लिख करके भेज दें। इसमें इतना समय क्यों लगता है आपका? कबीर की दार्शनिक चेतना। और दूसरा प्रश्न लिख लीजिए दोस्तों, सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार में मूल चिंता, इसमें से एक पक्का छपा हुआ है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सुनिए, इधर लिखता हूँ मिटा के। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कबीर की दार्शनिक चेतना, 26 का टेस्ट लिख के व्हाट्सएप पे भेजिए। आज जैसे मैंने 2-4 कॉपी को देखने में थोड़ा समय लगा दिया, तो आज बहुत सारी कॉपी नहीं जांच कर पाया हूँ। अब इवनिंग तक देखूँगा, आपके व्हाट्सएप पे उसका रिमार्क्स ज़रूर पहुँच जाएगा।
जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कबीर की दार्शनिक चेतना। खूब इत्मीनान से लिखिएगा। और दूसरा प्रश्न, सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। इन दोनों प्रश्नों को लिख करके, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरा 9213706579, इस पे भेजें। कृपा करके उस पे नाम लिखें। जो भी आप उत्तर लिखते हैं ऊपर नाम लिखें। बिना नाम के नहीं चेक करूँगा। नाम के साथ ये भी लिखें कि बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, या झारखंड जेपीएससी दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना मोबाइल नंबर भी उस पर डालें, तो ही कॉपी जांच करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ठीक है? हाँ, कुछ शर्तें जब मानेंगे आप। बोलिए, अनुशासन कठोर होता है। बोलिए, अनुशासन कठोर होता है। अनुशासन के पालन से ही मर्यादा जन्म लेती है। मर्यादा से ही समाज में सुशासन की स्थापना होती है। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ मर्यादा नहीं, जहाँ मर्यादा नहीं वहाँ स्वच्छंदता होती है, स्वच्छंदता से अराजकता आती है। इसीलिए अनुशासन और मर्यादा के पालन से त्रासदी उत्पन्न होती है। राम कथा मर्यादा और अनुशासन के पालन के कारण ही त्रासदी की कथा है ना? तो जीवन में त्रासदी अगर झेलेंगे तो ही राम बनेंगे। राम यदि वन गमन को नहीं प्रयाण करते, जंगल जंगल नहीं भटकते, एक राजा का बेटा, एक क्षत्रिय का बेटा आदिवासी बन गया, समझिए वनचारी हो गए राम। कंदमूल तृण पे सोए, घास खाए, और तब वो राम बन गए। तो राम बनने के लिए अनुशासन, मर्यादा और सामाजिक नियमों, आचार संहिता का पालन बहुत जरूरी है ना? तो ढेर सारी शुभकामनाएं लिख करके भेजिए। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में कल शाम को। लिख करके भेजिए। कल तो उत्तर आपको नहीं मिलेगा, 26 को मिलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। कल इवनिंग तक इसके अगर आप उत्तर भेज देते हैं तो 27 को आपका उत्तर जांच भी कर लूँगा, 27 को इस पर लिखा भी दूंगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक नमस्ते दोस्तों।